अमेरिका के विदेश मंत्री का पद संभालने से पहले एंटनी ब्लिंकन ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मजबूत रिश्ते बनाने और चीन की प्रभुत्व को रोकने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि क्लिंटन के वक्त भारत के साथ रिश्तों की शुरुआत हुई, ओबामा और ट्रंप के शासनकाल के समय ये रिश्ते और मजबूत हुए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत अमेरिका मिलकर काम कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की झड़प ने पुलिस के पसीने छुड़वा दिए। इस झड़प के लिए दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया और पत्थरों के अलावा एक दूसरे पर डंडों से भी हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी बाइक रैली पर हमला किया, जिसके बाद उनका गुस्सा भड़क गया। एक ओर से बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जबकि दूसरी ओर टीएमसी वाले भी डटे रहे। थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोधियों पर धावा बोल दिया। इसके बाद वहां के खेतों में संग्राम शुरू हो गया। पुलिस के सामने दोनों ओर से पत्थर चलते दिखे। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। इस हंगामे में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आतंकवाद पर पाकिस्तान के दिखावे की कार्रवाई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर डर गया है। News18.com की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सख्ती बढ़ने से घबरा कर दाऊद ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। खबर है कि पहले से दुबई में बस चुके दाऊद के छोटे भाई को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दुबई के अलावा दाऊद के परिवार के कुछ सदस्यों को पुर्तगाल भेजे जाने की भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा कराची में रहने वाला दाऊद का एक और भाई भी पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आया। यही नहीं, दाऊद का खास छोटा शकील भी इन दिनों कहीं छिपकर बैठा हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF का पाकिस्तान पर भारी दबाव है। इसी वजह से पाकिस्तान ने पिछले दिनों हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में भारी बर्फबारी ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि सर्दियों की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ने इस्तांबुल को पानी की किल्लत से थोड़ी निजात भी दिलाई, लेकिन सड़क पर निकली गाड़ियों की शामत आ गई और हाल ये हो गया कि हवा से बातें करने वाली कारों के चक्के जैम हो गए। पत्थर बन चुकी बर्फ को काट कर आगे बढ़ने में लोगों को दिन के तारे दिखाई दे गए। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम बस एक बर्फ के आगे बेबस दिखी। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जम गई कि उन्होंने फिसल पट्टी की शक्ल ले ली। एक तो पहले से ही ढलान थी, ऊपर से बर्फ ने रोड को और चिकना बना दिया। नतीजा, उस पर गाड़ियां फिसलती चली गई। ऐसे में कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसलिए सड़कों से बर्फ हटाने का काम तेजी से होता नजर आया। सफाई कर्मचारी मिट्टी गिराकर रोड की गाड़ियों को चलने लायक बनाते दिखे। हांगकांग से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक आदमी व्हीलचेयर के सहारे 300 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ गया। ये कारनामा करने वाले हांगकांग के लाई ची वाई दुनिया के 8वें नंबर के रॉक क्लाइंबर रह चुके हैं, जिन्होंने चैरिटी के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर एक गगनचुंबी इमारत की चढ़ाई की ताकि उससे जमा हुई रकम से वो अपने पैर का इलाज करा सकें। सामने आई कुछ तस्वीरों में वो धीरे धीरे रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ते नजर आए। हालांकि एशिया में रॉक क्लाइंबिंग के 4 बार चैंपियन रह चुके लाई के लिए खुद के साथ ही व्हीलचेयर का वजन ढोते हुए इमारत पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने लगभग 10 घंटों में 300 मीटर ऊंची इमारत पर 250 मीटर की चढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद तेज हवाएं उनके सामने रुकावट बन गई। हवाओं के थपेड़ों की वजह से वो कई बार रस्सी से लटकते दिखाई दिए। काफी कोशिश के बाद उन्हें रुकना पड़ा। इसके बाद रेस्क्यू टीम के 2 लोग उनके पास पहुंचे और उन्हें इमारत के अंदर ले गए। लाई इमारत पर चढ़ाई पूरी तो नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए की रकम जमा कर ली। बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जेल भेजा गया। बीएसपी के पूर्व महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने लखनऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इन पर 2016 में बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की कुछ महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी का आरोप लगा था और इसी मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर इनकी संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया था। असम के सिलचर में एक अस्पताल पर कोरोना वैक्सीन की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगा।
दावा है कि वहां कोरोना की वैक्सीन को तय तापमान पर नहीं रखा गया और इसकी वजह से 1000 टीके खराब हो गए। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के नतीजों से उत्साहित शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि इन चुनावों के बाद बीजेपी के दावों की हवा निकल गई, लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ी रही कि वो पंचायत चुनावों में सबसे आगे रही। जिन चुनाव की बात शिवसेना कर रही है उसमें भी हम नंबर 1 है। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने पंचायत चुनाव में 80% सीटें जीतने की बात कहते हुए बीजेपी के दावों को गलत ठहराया। भारतीय जनता पार्टी झूठ का पिटारा खोल के गुमराह करती है। उनके बड़े नेताओं का गांव वो नहीं जीत पाए। केंद्र सरकार झारखंड में आदिवासी समुदाय के इलाकों में छात्रों को खादी की वर्दी देगी। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के बीच करार हुआ। अभी ये खादी की वर्दी एकलव्य स्कूलों में दी जाएगी, लेकिन फिर केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को ये ड्रेस देने की योजना है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया। इस फैसले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, लेकिन टीएमसी ने इसे बंगाल चुनाव से जोड़ दिया। उनको जन्मदिन नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। चुनाव का साल है, इसलिए बहुत कुछ बोल रहा है, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। टीएमसी के इस हमले पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नेताजी जैसे व्यक्तित्व का सम्मान एक छुट्टी से नहीं होना चाहिए। हम इस छुट्टी की राजनीति से कब उभरेंगे? हर चीज में एक छुट्टी दे दो। देश भर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और पुलिस में मामले दर्ज होने के बाद वेब सीरीज तांडव की टीम ने आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का फैसला लिया है। तांडव टीम की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वो विवादास्पद दृश्यों को भी हटाने के लिए तैयार हैं। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी इस मामले पर सलाह ली गई थी। हैदराबाद में किसान संगठनों के समर्थन में किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन में जबरदस्त हंगामा हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। वहां केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही प्रदर्शन करने वाले लोग हैदराबाद की सड़कों पर निकले, पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ उस जगह पहुंच गई। फिर क्या था, बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस के लोग किसी भी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो पुलिस वालों से बहस करने लगे। थोड़ी देर तक बहस चली और फिर धक्का मुक्की होने लगी। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने सख्ती करने का फैसला किया और एक एक प्रदर्शनकारी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों में कुछ को सड़क से हटाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। उन्हें एक दो नहीं बल्कि कई पुलिस वालों ने मिलकर उठाया और फिर गाड़ी में बिठाया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को हिरासत में लेने में भी पुलिस को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। एक महिला ने तो लंबे समय तक तमाशा किया। पुलिस वालों ने पहले उसे बात करके समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसके साथ भी वही किया जो बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ किया था। हालांकि इसमें भी उसे काफी पसीना बहाना पड़ा। हैदराबाद में हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उसने ये जाहिर कर दिया कि किसानों के समर्थन में आगे भी वो ऐसे ही सड़कों पर उतरेगी। फार्मर्स के साथ हम रहेंगे, फार्मर्स के साथ जेल को जाएंगे, फार्मर्स के साथ मरेंगे। इस मुद्दे को केंद्र सरकार बातचीत से सुलझाना चाहती है, जबकि कांग्रेस प्रदर्शन करके किसान संगठनों के आंदोलन को और बढ़ाने की कोशिश में है। राहुल गांधी तो देश भर के लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी कर चुके हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि नेताजी की 125वीं जयंती पर सरकार ने पूरे साल बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। साथ ही हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला भी लिया गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता में होने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार जल्द ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक ट्रेन चलाएगी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों के नाम स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले राजधानी वॉशिंगटन DC को किले में बदल दिया गया। किसी तरह के बवाल से निपटने के लिए वहां 25,000 के करीब सैनिक तैनात किए गए हैं। वहां की संघीय एजेंसी FBI को 6 जनवरी की ही तरह इस दिन भी खून खराबा होने की आशंका है, जिससे निपटने के लिए राजधानी वॉशिंगटन DC में एक दो नहीं पूरे 25,000 सैनिकों को तैनात कर दिया गया। वहां की संसद कैपिटल हिल तो किसी किले जैसी नजर आने लगी। हर तरफ हथियार बंद जवान घूमते दिखाई दिए। संसद की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी सैकड़ों जवान गश्त लगाते दिखे। संसद परिसर को एक लोहे की कई फीट ऊंची जाली से घेर दिया गया और उसके अंदर घुसने वाले पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
यही नहीं, संसद के आसपास के पूरे इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। संसद के बाहर भी किसी किस्म की गड़बड़ी न हो, इसके लिए नेशनल गार्ड्स और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त लगाती दिखी। जगह जगह बैरिकेड लगाकर सड़कों को बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन डीसी के पड़ोसी राज्यों से जुड़ी सीमा पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई ताकि उपद्रवी वहां से भी राजधानी में न घुस पाएं। नए कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर आज सरकार और किसान संगठनों के बीच दोपहर 2 बजे बैठक होगी। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले 9 दौर की बातचीत सफल नहीं हो पाई है क्योंकि किसान कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक में 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि वो कृषि सुधार कानूनों से जुड़े मामलों में संशोधन को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन की जगह कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार कृषि सुधार कानूनों के हर पहलू पर बात करने के लिए तैयार है और इस मुद्दे का हल सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है। भारत सरकार हमेशा किसानों के लिए बातचीत के लिए तैयार है। वार्ता चल रही है और प्रजातंत्र में वार्ता ही रास्ता होता है। मुद्दों के बारे में क्लॉज बाय क्लॉज कल कृषि मंत्री ने कहा है कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो चर्चा होगी और चर्चा से रास्ता निकलेगा। मुंबई में नवजात बच्चों को बेचने वाला एक गिरोह पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चों को चोरी कर ये आरोपी उन्हें लाखों में बेचते थे। इस केस में 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले 2 टेनिस खिलाड़ियों समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इन तीनों के नाम नहीं बताए गए हैं। वेब सीरीज तांडव पर हुए विवाद के बाद यूपी के सोनभद्र और ग्रेटर नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई। इस केस में कार्रवाई के लिए सोनभद्र पुलिस मुंबई भी रवाना हो चुकी है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, ये चिंता का विषय है। चिराग पासवान के इस वार पर जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। लोग भी छोड़ के भाग रहे हैं उनकी पार्टी से और अब चर्चा में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। उनको बिहार से क्या मतलब है? यही नहीं, राज्य की नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा। जो जनता के बीच हारे हुए हैं वो जनता के बीच में अपना साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की देश को दहलाने की एक साजिश का पर्दाफाश किया है। पता चला है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर आतंकी संगठन अल बद्र के दहशतगर्दों को 26 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर में हमला करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना का एक ब्रिगेडियर इस पर नजर रख रहा है। इस ट्रेनिंग में आतंकवादियों को मिनी ड्रोन का इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है ताकि हथियार भारतीय सीमा में पहुंचाए जा सके। इतना ही नहीं, 2 महीने से चल रही इस ट्रेनिंग में आतंकवादियों को बम बनाने और स्पाइनर गन चलाने में भी माहिर किया जा रहा है। बीजेपी विधायक राम कदम घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए मुंबई में। वेब सीरीज तांडव से जुड़ी बीजेपी की शिकायत को पुलिस ने एफआईआर में नहीं बदला और राम कदम ने इसके लिए राज्य सरकार को दोषी बताया, जिसका विरोध करने के लिए राम कदम अपने समर्थकों के साथ घाटकोपर पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। थाने के ठीक सामने कुछ दरियां बिछाकर राम कदम के समर्थक तख्तियां लेकर बैठे रहे। धरने की शुरुआत राम कदम ने शंख बजाकर और उनके समर्थकों ने नारे लगाकर की। पुलिस वालों ने भी धरने वाली जगह को घेरने में देर नहीं लगाई। थोड़ी ही देर में पुलिस राम कदम और उनके समर्थकों को उठाकर ले गई। काफी देर तक थाने में पुलिस अधिकारियों के साथ राम कदम की बातचीत चलती रही। राम कदम लगातार ये कहते हैं महाराष्ट्र सरकार के दबाव में पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बाद वो हड़ताल पर बैठे, लेकिन फिलहाल अब उन्हें डिटेन करके पुलिस अंदर ले गई है। काफी देर बाद राम कदम थाने से निकले, लेकिन उनके तेवर नहीं बदले। एफआईआर दर्ज होने तक उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। 3 दिन के बाद ये सरकार कहती है कि हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। अरे कौन सा लीगल ओपिनियन? जब तक तुम एफआईआर नहीं लोगे हम भूख हड़ताल से हटेंगे नहीं। लंबे चले हंगामे के बाद राम कदम फिर से धरने पर बैठ गए। वेब सीरीज तांडव पर मचे हंगामे के बाद निर्देशक अली अब्बास जफर ने माफी मांग ली थी, लेकिन नाराज लोगों की मांग है कि सीरीज को बैन किया जाना चाहिए।
जिसके बाद वेब सीरीज तांडव पर OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम को बड़ा फैसला लेना पड़ा। न्यूज़ 18 की शिखा धारीवाल की रिपोर्ट है कि वेब सीरीज तांडव में आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने का फैसला ले लिया गया है, जिसकी जानकारी तांडव की टीम की तरफ से दी गई। साथ ही बयान में यह भी कहा गया कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी इस मामले पर सलाह ली गई थी। इसके अलावा तांडव की टीम ने एक बार फिर यह कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इस बीच तांडव के कलाकारों की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब लखनऊ के एक और थाने में उनके खिलाफ शिकायत दी गई, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक याचिका लगाकर वेब सीरीज के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की गई। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के 6,10,000 गरीब लोगों को पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 2,691 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने जा रहे हैं। पीएम आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये राशि ग्रामीणों को आवंटित करेंगे। इस योजना के तहत 1,20,000 की मदद दी जाती है। पीएम ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 2015 में की थी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का घर बनाने के लिए मदद दी जाती है। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच अब ताइवान ने चीन को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। चीन के किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें टैंकों पर सवार उसके जवान दुश्मन सैनिकों पर पलटवार का अभ्यास करते दिखे। इस दौरान चीन की तरफ से होने वाले हमले से निपटने की सभी तैयारियां परखी गईं। इसके लिए कुछ जवानों को दुश्मन सैनिकों की वेशभूषा में तैयार किया गया, जो तेजी से आगे बढ़ते दिखे। गाड़ियों पर सवार इन सैनिकों ने कुछ अड्डों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से मार भगाने का अभ्यास शुरू किया गया। ड्रिल के दौरान ताइवान के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए। अभ्यास के दौरान दुश्मन को मार भगाने और अपने अहम ठिकानों की हिफाजत करने की ताकत भी दिखाई गई। 来事无有以待之，平常就是做好这些 ताइवान की ये तैयारियां इसलिए भी अहम हैं क्योंकि चौतरफा घेरेबंदी से बौखलाया चीन लगातार ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान लगातार ताइवान के इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं। भारत आज से अपने पड़ोसी देशों को मदद के तौर पर कोरोना वैक्सीन भेजना शुरू कर देगा। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि जिन देशों को पहले वैक्सीन भेजी जाएगी उनमें भूटान, मालदीव और बांग्लादेश शामिल है। इनके अलावा नेपाल और म्यांमार को भी वैक्सीन भेजी जाएगी, जिनमें बांग्लादेश को 20 लाख, भूटान को 1.5 लाख और मालदीव को 1 लाख वैक्सीन दी जाएगी। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी उनकी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन भेजे जाने पर विचार किया जा रहा है। ये सभी वो देश हैं जिन्होंने पीएम से कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन देकर मदद की अपील की थी, जिसे मानते हुए उन्होंने कोरोना से जूझ रहे पड़ोसी देशों की मदद का फैसला लिया। हालांकि इस बीच देश में टीके की कमी ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सज्जाद लोन गुपकार गठबंधन से अलग हो गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने गुपकार गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। इस गठबंधन के मुख्य एजेंडे में यह बात शामिल है कि आर्टिकल 370 को फिर राज्य में लागू किया जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेप के बाद एक नाबालिग लड़की को जिंदा दफनाने का आरोप लगा। हालांकि उस लड़की के परिवार वालों ने मौके पर वहां पहुंचकर उसकी जान बचा ली और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। रेप और हत्या की कोशिश का यह आरोप गांव के ही एक आदमी पर लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय पांडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर के जरिए दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के युवा नेता सलमान हाशमी ने टीपू सुल्तान की जयंती पर बधाई दी। इसी पोस्टर में शिवसेना के बड़े नेताओं की भी तस्वीर है। इस मामले पर बीजेपी नेता संजय पांडे ने तंज कसा कि अब शिवसेना को औरंगजेब की भी जयंती मना लेनी चाहिए। टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है। मेरा शिवसेना से एक ही सवाल है कि क्या बाला साहब के आदर्शों को भूल करके औरंगजेब की भी जयंती मनाएंगे? महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, औरंगाबाद में चुनाव आने वाला है, तो उनके पास मुद्दे क्या है? यही रहने वाले। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने 2.5 साल की एक बच्ची के ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया। मार्च 2020 के बाद एम्स अस्पताल में ब्रेन सर्जरी का यह पहला केस था, क्योंकि कोरोना काल में वहां इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अब इस सफल ऑपरेशन के बाद इस बच्ची के परिवार ने डॉक्टरों को धन्यवाद दिया।
वेतन नहीं मिलने पर दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चला गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए काम ठप कर दिया। पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जनवरी भी आधे से ज्यादा चला गया है। ये अस्पताल उत्तरी दिल्ली नगर निगम का है, लेकिन जब यहाँ के मेयर से बात की गई तो उन्होंने ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार कुंभकर्ण नींद में नहीं सो रही, नींद की गोली लेकर सो रही है। जवाब में दिल्ली सरकार ने पूरे मामले के लिए एमसीडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारा कोई देनदारी नहीं बनती थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ पैसा दे दिया जाए और दे रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली और किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने याचिका दाखिल कर किसानों की 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस पर पहले पुलिस को फैसला लेना चाहिए और ऐसे मामलों में कोर्ट दखल देना नहीं चाहती। इस बीच भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की बैठक का कोई औचित्य नहीं है और न ही किसान इस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। साथ ही किसानों का दावा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में पुलिस के दिशा निर्देश को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी की आपसी कलह में 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हिंसक झड़प ने पूरे इलाके में लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता न केवल बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए, बल्कि उनके बीच फायरिंग भी हुई। गोलियों की आवाज ने सबको डरा दिया। यही वजह रही कि अपने साथी को मरता देख भी दूसरे कार्यकर्ता उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फायरिंग करने वाले भी वहां से तुरंत नहीं भागे, उन्होंने लोगों को अपनी पिस्तौल से डराना जारी रखा। थोड़ी देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उनका पीछा करने की भी कोशिश की। इस झड़प में एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा डर की वजह से हार्ट अटैक का शिकार हो गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सांसदों के लिए संसद की कैंटीन में सस्ता खाना बंद होने वाला है और अब उन्हें जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई, जिसकी जानकारी खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी। एक अनुमान के मुताबिक इससे सरकार को हर साल 8 से 10 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पता चला है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद संसद की कैंटीन में मिलने वाली चीजों के दाम 20 से 50% तक बढ़ सकते हैं। कुछ चीजों की नई रेट लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जारी किया, क्योंकि अब संसद की कैंटीन की जिम्मेदारी उत्तर रेलवे नहीं बल्कि इसी संस्था की है, जो भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक पहले 5 रुपए में मिलने वाली चाय अब 7 से 16 रुपए में मिलेगी, जबकि कॉफी की कीमत भी 5 रुपए से बढ़ाकर 22 से 24 रुपए हो गई है। यही नहीं, वेज और नॉनवेज थाली के दाम भी बढ़ने वाले हैं। रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता के खतरनाक भूकंप ने दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना को हिलाकर रख दिया। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि इतने ताकतवर भूकंप के बावजूद वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं आई, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि वहां से जलजले की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर तो यही लगा मानो कयामत वजूद मिटाने के लिए आई। घरों में लगे झूमर, पंखे, लाइटें, सब कुछ डोलने लगा। चीजें गिरने लगी। जान बचाने के लिए लोग मुंह का निवाला छोड़कर अपने घरों से भाग खड़े हुए। दफ्तरों में रखा सामान भी उथल पुथल हो गया। एक दफ्तर में तो एक वाटर डिस्पेंसर इतनी बुरी तरह हिलता नजर आया, जिसे देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन चल रहा हो। भूकंप इतना जोरदार था कि धरती तक फट गई। वहां से आए एक वीडियो में एक सड़क में कुछ फीट गहरी दरार दिखी। कुछ इमारतें भी धराशायी हो गईं। दुकानों का हाल ऐसा दिखा जैसे वहां कोई बड़ी लूट हुई हो। वहां सारा सामान शेल्फ से गिरकर जमीन पर पड़ा नजर आया। इतना ही नहीं, भूकंप के झटके पड़ोसी देश चिली में भी महसूस किए गए। सामने आई तस्वीरों में राजधानी सैंटियागो में भी एक घर में रखा सामान हिलता डुलता नजर आया। नवनिर्वाचित जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। अमेरिका में इस शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन को इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। ट्रंप समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए कैपिटल हिल को पूरी तरीके से सुरक्षा घेरे में रखा गया है और करीब 25,000 जवान तैनात किए गए हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं जाएंगे।
अमेरिका में संसद के अंदर और बाहर हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। कार्यकाल खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया। अपने विदाई संदेश में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 4 साल पहले अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए एक अच्छा प्रयास शुरू किया था, जिसके तहत अमेरिका के सभी लोगों और देश को फिर से महान बनाने के लिए एक मिशन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि वो इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने कार्यकाल के समय उन्होंने वही किया जो वो करने के लिए यहाँ आए थे। करीब 20 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने अपने भाषण में अगला और नया प्रशासन का जिक्र किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। We embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. अरुणाचल में चीन की साजिश के आरोपों पर घमासान मच गया। दिन शुरू होते ही राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने अरुणाचल के एक गांव में चीन के निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें शेयर की, जबकि जेपी नड्डा ने जवाबी हमला करते हुए आरोप लगाया कि अरुणाचल की ये भूमि पंडित नेहरू के जमाने में चीन के कब्जे में गई थी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? लेकिन थोड़ी देर बाद बीजेपी ने राहुल को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इस टीम में विराट कोहली कप्तानी करेंगे, जबकि अजिंक्य रहाणे भी टीम में बने रहेंगे। साथ ही इस टेस्ट सीरीज के लिए ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया है। ये सीरीज अगले महीने 5 फरवरी से खेली जाएगी। यूपी सरकार ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका दिया। जौहर यूनिवर्सिटी पर नियम और शर्तें तोड़ने के आरोप लगे हैं और इसी के बाद अखिलेश सरकार में दी गई 70 हेक्टेयर जमीन राज्य ने वापस ले ली। अब सरकारी रिकॉर्ड में भी उस जमीन के मालिक के तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी की जगह राज्य सरकार का नाम लिख दिया गया। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 5 सितारा होटल बनाया गया है, जिसका जल्द प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। इसे रेलवे और गुजरात सरकार ने मिलकर तैयार किया है। भारतीय वायुसेना की ताकत से परेशान चीन ने रूस से हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि लद्दाख में एलएसी पर चीन भारतीय वायुसेना से बुरी तरह पिछड़ा हुआ है और अपनी हालत सुधारने के लिए वो रूस से आधुनिक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। हालांकि चीन के पास खुद के बनाए हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन चोरी की तकनीक से बनाए गए वो हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के काबिल नहीं है। अब उन्हीं हेलीकॉप्टर को चीन दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर बताकर पाकिस्तान को बेचने की फिराक में है, जबकि खुद के लिए उसने रूस से Mi-171 सीरीज के हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा कर लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में बीच सड़क पर एक बदमाश हाथ में चाकू लेकर उस लड़के को डराता दिखा। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए, लेकिन उनके हाथ पांव तब फूल गए जब बदमाश ने उस लड़के पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इसके बाद वो लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बदमाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी है उसको पहचान कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि वो बदमाश बीच सड़क पर चाकू दिखाकर उस लड़के से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर वो बदमाश उसे खींचकर सड़क के किनारे ले गया। इस दौरान कई लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई हिंसक झड़प में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायल दोनों लोग रिश्ते में भाई हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व स्थली बस स्टैंड के पास खड़े बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं पर टीएमसी के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दोनों बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम भी फेंके। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। टीएमसी ने हमले के बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने चौथा टेस्ट जीतकर टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। चौथी पारी में टीम इंडिया को जीतने के लिए 328 रन का बड़ा स्कोर बनाना था। मैच ड्रॉ रहने पर भी ट्रॉफी टीम इंडिया को ही मिलती, लेकिन भारतीय टीम ने जीतने के लिए दम लगाया और युवा खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन दिख रहा था। इसीलिए जब ऋषभ पंत ने जीत का चौका लगाया तो पूरा भारतीय खेमा झूम उठा। दौड़ते हुए खिलाड़ी जीत के हीरो बने पंत को गले लगाने पहुंचने लगे। हर खिलाड़ी पंत को गले लगाकर बधाई देने को बेकरार दिखा। टीम इंडिया ने गाबा के जिस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा, वहां टीम इंडिया ने इतिहास में कभी कोई मैच नहीं जीता था। पिछले 32 साल में तो ऑस्ट्रेलिया को गाबा में दुनिया की कोई टीम नहीं हरा पाई थी। इसलिए जब टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी तिरंगा झंडा लेकर मैदान का चक्कर लगाने निकले तो देखने वाले हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। सबसे आगे ऋषभ पंत तिरंगा झंडा थाम कर चलते रहे और उनके पीछे पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ चलता दिखा, जिनमें कई खिलाड़ी ऐसे दिखे जो चोट लगने के कारण खेल नहीं पाए, लेकिन टीम के युवा खिलाड़ियों ने किसी की कमी नहीं खलने दी। सबसे हैरानी की बात यह कि जीत का कीर्तिमान बनाने वाली ये टीम अनुभव के मामले में ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं नहीं टिकती। चौथा टेस्ट खेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत अनुभव करीब 46 मैच का रहा, जबकि टीम इंडिया का औसत अनुभव करीब 20 मैच का ही रहा। टीम इंडिया में वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन ने इस मैच में टेस्ट डेब्यू किया, यानी टेस्ट करियर का पहला मैच खेलने उतरे। और पूरी टेस्ट सीरीज में 5 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने टेस्ट करियर की शुरुआत की, जबकि वो सभी 5 खिलाड़ी चौथा मैच खेलने उतरी टीम का हिस्सा रहे। ये 5 खिलाड़ी शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और टी नटराजन, जबकि एक छठा खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर के तौर पर टीम में ऐसा रहा जो 2018 में टेस्ट डेब्यू करने के बाद कोई दूसरा मैच इस सीरीज से पहले नहीं खेला था। और इसीलिए उम्मीद की जा रही थी कि टेस्ट मैच की चौथी पारी में 328 रन के विशाल लक्ष्य के सामने ये अनुभवहीन टीम घुटने टेक देगी। ऑस्ट्रेलिया के कई पूर्व खिलाड़ियों ने तो सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी थी, लेकिन टीम इंडिया के यंगिस्तान के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने मैच को जीतने का प्लान बनाया था। सुबह का खेल शुरू होते ही पहला सेशन टीम इंडिया ने मैच बचाने के लिए खेला। पहले सेशन में टीम इंडिया ने केवल 79 रन बनाए। इस दौरान टीम ने रोहित शर्मा का विकेट खो दिया, लेकिन शुभमन गिल ने एक छोर संभाले रखा। दूसरे सेशन में टीम इंडिया संभल कर खेली, लेकिन रनों की रफ्तार इतनी रखी कि लक्ष्य पहुंच से दूर न हो। टी होने तक टीम इंडिया ने स्कोर में 100 रन और जोड़ दिए, लेकिन रहाणे और शुभमन गिल आउट हो गए। दारोमदार पुजारा और पंत पर आ गया, जिन्होंने समझदारी से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के हर वार को बेकार कर दिया। आखिरी 20 ओवरों में जीत के लिए 100 रन की दरकार थी। टीम इंडिया ने पहले पुजारा, फिर मयंक अग्रवाल, फिर वॉशिंगटन सुंदर और फिर शार्दुल ठाकुर के विकेट जरूर खोए, लेकिन पंत डटे रहे। जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए पंत ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी से मैच छीन लाए। इसीलिए उन्हें इस जीत का सबसे बड़ा नायक भी कहा गया। टीम इंडिया की इस जीत से ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर पहुंच गई, जबकि पहले पायदान पर टीम इंडिया ने कब्जा कर लिया। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर पहुंच गई, जबकि टीम इंडिया नंबर 2 पर जगह पक्की करने में कामयाब हो गई। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर जीत की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले 2017 और 2018 में भी टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। ब्रिस्बेन में गाबा के मैदान पर चौथी पारी में बनाया गया ये इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा, जबकि टेस्ट इतिहास में ऐसा तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा जिसका कामयाबी से चौथी पारी में पीछा किया गया हो। यंगिस्तान के इस कारनामे के बाद
बीसीसीआई ने भी खजाना खोल दिया और टीम इंडिया के लिए बोनस के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के बीच जश्न का माहौल बन गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को इस जीत की बधाई दी। लेकिन जश्न का माहौल सबसे ज्यादा उन खिलाड़ियों के घरों में दिखा जो इस जीत के नायक बने। देश के छोटे छोटे शहरों में जीत का जश्न शुरू हो गया। जीत में सबसे बड़ा योगदान कप्तान अजिंक्य रहाणे का रहा, जिन्होंने एडलेड में 36 रन पर ऑल आउट होने वाली टीम की सूरत ही बदल कर रख दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में चंदनपुरी नाम के छोटे से गांव में आतिशबाजी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर रहाणे की कामयाबी का जश्न मनाने लगे। घर के बाहर रहाणे के बचपन के दोस्तों और पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। उत्तराखंड के रुड़की में ऋषभ पंत के घर के बाहर जुटकर पड़ोसियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय। टीम के ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद मोहम्मद सिराज के पिता का निधन हो गया था। फिर मैदान पर दर्शकों ने कई बार सिराज को भद्दी गालियां भी दी, लेकिन सिराज ने धारदार गेंदबाजी से ही सबको जवाब दिया। सिराज रोज अपनी मां से कई घंटे बात किया करते थे। My mother played a vital role, to overcome that loss. She used to talk him with for 2 hours, 3 hours, 4 hours. वॉशिंगटन सुंदर को डेब्यू का मौका अहम खिलाड़ियों को चोट लगने की वजह से मिला, लेकिन वो भी तुरुप का इक्का साबित हुए। पिछले 6 महीने से वॉशिंगटन सुंदर अपने परिवार से नहीं मिले। It's going to be about 6 months now since he's been touring for IPL and for the Indian tournaments. So when he's coming back, we're just going to spend some quality time together. महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले शार्दुल ठाकुर के परिवार में भी इस जीत के बाद जश्न का माहौल बन गया। सौरभ वर्मा थाईलैंड ओपन से बाहर हो गए। साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा को टोयोटा थाईलैंड ओपन में हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो पहले ही दौर में इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने दावा किया कि जल्द रुपेश हत्याकांड सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने शक जताया कि एयरपोर्ट पर पार्किंग या टेंडर विवाद में भी हत्या हो सकती है। पिछले हफ्ते पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पुलिस जो है वो इस केस का उद्भेदन कर लेगी, बहुत जल्द कर। किसानों के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और ट्वीट कर उनसे एमएसपी और मंडियों से जुड़े कई सवाल पूछे। इन सवालों का जवाब राहुल गांधी ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें उन्होंने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में खेती का खून शीर्षक वाली एक बुकलेट जारी की। मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, मुझे छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते अलग बात। जिसके बाद बीजेपी ने बिना देर किए कांग्रेस को फिर घेर लिया। 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया। क्या वो खून का खेल नहीं था?